नमस्कार दोस्तों। यह यह एन सी ई आर टी की कक्षा 9 की ज्योग्राफी की पाठ्य पुस्तक है। शानदार बुक है, ऑथेंटिक बुक है। और इसमें जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट फैक्ट बन सकते हैं, यहाँ पर वहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, उन फैक्टों को अपन अच्छी तरह से देखेंगे जिससे कि क्वेश्चन गलत ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं, क्योंकि ऑथेंटिक बुक सबसे बेस्ट होती है और यहाँ से हमेशा क्वेश्चन आते हैं और आते रहेंगे ऑथेंटिक बुकों से। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत का भौतिक स्वरूप। ठीक भाई। कक्षा 9 की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी की बुक है, सत्र 2024-25 की। जैसा कि आप जानते हैं, भारत विभिन्न स्थलाकृतियों वाला एक विशाल देश है। आप किस प्रकार के क्षेत्र भूभाग में रहते हैं? यदि आप मैदानी क्षेत्र में रहते हैं तो आप वहाँ के दूर तक फैले विशाल मैदानों से परिचित होंगे। और यदि पर्वतीय क्षेत्र के निवासी हैं तो आप पर्वतीय ढलानों, घाटियों से भलीभांति परिचित होंगे। वास्तव में हमारे देश में हर प्रकार की भू आकृति पाई जाती है, जैसे कि पर्वत, मैदान, मरुस्थल, पठार, द्वीप समूह। भारत की भूमि बहुत ही अधिक भौतिक विभिन्नताओं को दर्शाती है। भूगर्भिक तौर पर प्रादीप्य पठार पृथ्वी की सतह का प्राचीनतम भाग है। कौन सा? प्रादीप्य पठार पृथ्वी की सतह का। क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन ऐसे आएगा, बताइए निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? प्रादीप्य पठार पृथ्वी की सतह का प्राचीनतम भाग है, एक कथन यह आ गया। फिर देगा भूमि एक बहुत ही प्रादीप्य पठार को भूमि का एक बहुत ही स्थिर भाग माना जाता है, दूसरा कथन ये हो गया। और तीसरा दे दिए भूगर्भ वैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय पर्वत एक अस्थिर भाग है, ऐसे देगा। ठीक। भारत की भूमि बहुत अधिक भौतिक विभिन्नताओं को दर्शाती है। भूगर्भीय तौर पर प्रादीप्य पठार पृथ्वी की सतह का प्राचीनतम भाग है। इसे पृथ्वी का एक बहुत ही स्थिर भाग माना जाता था। स्थिर भाग, प्राचीनतम, प्रादीपीय। परंतु हाल के भूकंपों ने इसे गलत साबित किया। हिमालय एवं उत्तरी मैदान हाल में बनी स्थलाकृतियाँ हैं। कौन सी? एक तो हिमालय और उत्तरी मैदान। ठीक है। हिमालय एवं उत्तरी मैदान हाल में बनी स्थलाकृतियाँ हैं। हिमालय और उत्तरी मैदान। और प्रादीप्य पठार पृथ्वी की सतह का प्राचीनतम भाग। इसे भूमि का एक बहुत ही स्थिर भाग माना जाता था, परंतु हाल के भूकंपों ने इसे गलत साबित किया। हिमालय एवं उत्तरी मैदान हाल में बनी स्थलाकृतियाँ हैं। भूगर्भ वैज्ञानिक के अनुसार हिमालय पर्वत एक अस्थिर भाग है। प्रादीप्य पठार प्राचीनतम है या नवीनतम है? प्राचीनतम है। और हिमालय और उत्तरी मैदान अब की बनी हुई स्थलाकृतियाँ बाद की, अभी की। हिमालय की पूरी पर्वत श्रृंखला एक युवा स्थलाकृति को दर्शाती है, जिसमें ऊंचे शिखर, गहरी घाटियाँ तथा तेज बहने वाली नदियाँ हैं। उत्तरी मैदान जलोढ़ निक्षेपों से बने हैं। प्रादीप्य पठार आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों वाली कम ऊंची पहाड़ियों एवं चौड़ी घाटियों से बना है। उत्तरी मैदान जलोढ़ निक्षेपों से बने हैं। प्रादीप्य पठार आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों वाली कम ऊंची पहाड़ियों एवं चौड़ी घाटियों से बना है। प्रादीप्य पठार देख, प्रादीप्य पठार कहाँ है और ये ऊपर कौन सा है? ये प्रादीप्य पठार किसे कहते हैं? प्रादीप्य पठार शायद, जैसे कि ये अपना भारत है, ये भारत, तो प्रादीप्य पठार ये वाला हिस्सा यही होना चाहिए यार। ये नक्शा इम्पोर्टेंट है,
याद करते हैं ना। देख भाई, चंबल नदी, फिर यमुना नदी, गंगा नदी, ये इधर से होकर यूँ जा रही है, ये इनका प्रवाह यूँ है, आएगा समझ में। यमुना का यूँ है ऐसे, ये सब यूँ जाके इधर बंगाल की खाड़ी में गिर रही है। चंबल नदी, यमुना नदी, गंगा नदी, फिर घाघरा नदी, इसके बाद में गंडक नदी, यहाँ पे तीन चारों मिल रही है ये, लेकिन ये काफ़ी जगह है इनके बीच में। घाघरा, सोन, गंडक, कोसी। क्वेश्चन कैसे देगा? क्वेश्चन वो ये देगा, बताइए घाघरा नदी किस में जाके मिलती है। यहाँ पर चंबल नदी किस नदी में जाके मिलती है, किस जगह जाके मिलती है। निम्नलिखित में कौन सी नदी किसकी सहायक नदी है, ऐसे। कोसी, ठीक है, कोसी नदी ये रही। और सांगपो नदी, ये कौन सी है? ब्रह्मपुत्र नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी को चीन में सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी। गारो, खासी, जयंतियाँ, फिर मिजो श्रेणी, हाँ भाई मिजो श्रेणी, यह मिजो श्रेणी है। इसके बाद नागा श्रेणी, फिर पटकाई बूम है, पटकाई बूम, ठीक। नामचा, बरूचा, 7, 7, 5, 6, ये कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश, लेकिन चीन में से आती है। नामचा, बरुआ, बूमला, है ना, बामडीला दर्रा एरिया, बामडीला, है ना, बामडीला, बूमला, कंचनजंगा, कंचनजंगा, एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, है ना, अन्नपूर्णा, धौलागिरी। क्वेश्चन कैसे देगा वो? क्वेश्चन इस प्रकार से देगा कि बताइए निम्नलिखित जो चोटियाँ हैं उनको पश्चिम से पूर्व के क्रम में लिखिए, या फिर पूर्व से पश्चिम के क्रम में लिखिए। जैसे कि गुरु लंबी दाता दे दिया, धौलागिरी दे दी, अन्नपूर्णा दे दिया और कामेट दे दिया, ऐसे देगा। या फिर नंदा देवी दे दी, माउंट एवरेस्ट दे दिया, कंचनजंगा दे दी, अन्नपूर्णा दे दिया। अब इनको जैसे कि पूर्व पश्चिम से पूर्व के लिए लिखना है तो क्रम से लिखना पड़ेगा, तो क्रम से लिखने के लिए याद होना ज़रूरी है। ये क्या है भाई? ये पामीर ग्रंथि है इधर। कुन लुन श्रेणी, हिंदुकुश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, राकापोसी, नंगा पर्वत, काराकोरम केटू, है ना, केटू यहाँ है। असील दर्रा, काराकोरम दर्रा, ऊपर है काराकोरम दर्रा, यानी कि सिर पे। लद्दाख, जास्कर, हिमालय, पर्वत है ना। फिर देख, सबसे ऊपर है, ये पर्वत श्रेणियों को भी पूछ लेता है, नीचे से ऊपर या फिर ऊंचे ऊपर से नीचे। लद्दाख श्रेणी के बाद में है जास्कर श्रेणी, फिर है शिवालिक श्रेणी, ठीक है। और राकापोसी, केटू और जोजिला, काराकोरम, जोजिला कहाँ है? जोजिला एरिया,
काराकोरम, बारालाचा, सिपिकिला, मानसरोवर झील, गुरलमंदाता, गुरलमंदाता, गुर गुरल गुरला मंदाता है ना? गुरला मंदाता। मानसरोवर पर्वत यहीं है भाई, कैलाश श्रेणी। दोबारा देखा ना, पामीर ग्रंथि कहाँ है? यहाँ हिंदू कुश पर्वत, पाकिस्तान अफगानिस्तान से यहाँ सीमा लगती है इतनी। और राकापोसी पर्वत चोटी है, फिर नंगा पर्वत है, फिर केटू है, काराकोरम है, ऊपर लद्दाख है, जिसके बाद में जास्कर है, जोजिला दर्रा ये है, इधर है जोजिला, और काराकोरम इधर है ना? जोजिला और काराकोरम, वारलाचा, कैलाश श्रेणी, सिपिकिला, कामेट, नंदा देवी, फिर धौलागिरी, फिर अन्नपूर्णा। तो पहले कामेट है, कामेट के बाद में नंदा देवी है, नंदा देवी के बाद में धौलागिरी, अन्नपूर्णा। कामेट, नंदा देवी, धौलागिरी, सबसे के घेरने में सबसे पहले क्या आ रहा है? कामेट में। और इससे भी पहले अगर देखी जाए तो ये आ रहा है कौन सा? राकापोसी चोटी है। नहीं, ये राकापोसी तो है ही है, लेकिन केटू यहाँ है सबसे पहले, आएगा ये यहाँ से। केटू और नंगा पर्वत चोटी है, केटू तो यहाँ है, नंगा पर्वत यहाँ है, और राकापोसी यहाँ है। अब डायरेक्ट फिर यहाँ आते हैं कामेट, नंदा देवी, धौलागिरी और फिर अन्नपूर्णा। धौलागिरी के नीचे है अन्नपूर्णा। फिर अन्नपूर्णा के बाद में एवरेस्ट, फिर मकालू, फिर कंचनजंगा के नाम से बहुत है ना? इसके बाद में बूमला, बामडीला, डापला, ये दर्रे हैं शायद, ठीक। बूमला, बामडीला, डापला। और नमचा बारुआ क्या है? पूछ लेगा वो, नमचा बारुआ क्या है? यहाँ पर राकापोसी क्या है? यहाँ पर नंगा पर्वत क्या है? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। एवरेस्ट और कंचनजंगा के बीच में मकालू है, ठीक है ना? नाकाशिनी, पटकाई, बोरोखासी, जयंतिया। आगे चलते हैं। मुख्य भौगोलिक वितरण। भारत की भौगोलिक आकृति को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, ठीक।
एक है हिमालय पर्वत श्रृंखला, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान, द्वीप समूह। क्वेश्चन कैसे देगा, वो ये देगा, बताइए भारत के भौगोलिक क्षेत्र को कितने भागों में बांटा जा सकता है मुख्य तौर से। 5, 6, 8, 4, 6। अब पहले आ रहा है हिमालय पर्वत। भारत की उत्तरी सीमा पर विस्तृत हिमालय भूगर्भीय रूप से युवा एवं बनावट के दृष्टिकोण से वर्लित पर्वत श्रृंखला है। ये पर्वत श्रृंखला पश्चिम पूर्व दिशा में सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक फैली है। हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है और एक अत्यधिक असम अवरोधों में से एक है। ये 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैले एक अर्धवृत्त का निर्माण करते हैं। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। ये 2400 किलोमीटर की लंबाई, ये बड़ी लंबाई है ना, ऐसे में पहले एक अर्धवृत्त का निर्माण करते हैं। इसकी चौड़ाई कश्मीर में 400 किलोमीटर एवं अरुणाचल प्रदेश में हो जाती है 150 किमी है। अरुणाचल प्रदेश इधर साइड वाला है ना। पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की ऊंचाई में, पश्चिमी भाग कौन सा हो गया, ये वाला, पश्चिम भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की ऊंचाई में अधिक विविधता है। पूर्वी भाग, पश्चिम भाग, अधिक विविधता पाई जाती है। अपने पूरे देशांतरीय विस्तार के साथ हिमालय को 3 भागों में बांट सकते हैं। इन श्रृंखलाओं के बीच बहुत अधिक संख्या में घाटियां पाई जाती है। सबसे उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को महान या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। आई बात समझ में। सबसे ऊपरी श्रृंखला को महान या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। यह सबसे अधिक सतत श्रृंखला है जिसमें 6000 मीटर की औसत ऊंचाई वाले सर्वाधिक ऊंचे शिखर हैं। इसमें हिमालय के सभी मुख्य शिखर हैं। इन श्रृंखलाओं के बीच बहुत अधिक संख्या में घाटियां पाई जाती है। सबसे उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को महान या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री कहते हैं, है ना। सबसे उत्तरी यानी कि ये एरिया है हिमालय का, तो ये ऊपर वाले की बात कर रहा है। महान हिमालय या फिर आंतरिक हिमालय या फिर हिमाद्री। यह सबसे अधिक सतत श्रृंखला है जिसमें 6000 मीटर की औसत ऊंचाई वाले सर्वाधिक ऊंचे शिखर है। इसमें हिमालय के सभी मुख्य शिखर है। किसमें है हिमालय के सभी ऊंचे ऊंचे शिखर? आंतरिक हिमालय में, या फिर बोल सकते हैं हिमाद्री। आंतरिक हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। महान बोल दे या फिर आंतरिक बोल दे, है ना, या फिर हिमाद्री बोल दे, एक ही बात है। महान, आंतरिक या हिमाद्री। ये शुरू में ऊपर से आते हैं ना, जो फर्स्ट वाला है। हिमालय के कुछ ऊंचे शिखर। माउंट एवरेस्ट, ये नेपाल में है, 8848। कंचनजुंगा 8598, है ना। मकालू, कंचनजंगा है सिर्फ अपने, है ना, भारत में तो। मकालू 8481। धौलागिरी 8172। माउंट एवरेस्ट 8848। कंचनजंगा 8598। मकालू 8481। पूछ लेगा ये क्रम। तो बताइए, निम्नलिखित को अपनी ऊंचाई के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। सबसे ऊपर माउंट एवरेस्ट है, इसके बाद में कंचनजुंगा है। K2 से कंफ्यूज मत हो जाना, कंचनजुंगा, फिर मकालू, धौलागिरी।
नंगा पर्वत भारत, अन्नपूर्णा नेपाल 8078 है ना, 8126, नंदा देवी 7817, कामेट भारत 7756, नामचा बरुआ 7756। कामेट और नामचा बरुआ की एक ही लंबाई है क्या? गोला मंदाता 7728। महान हिमालय की वलय की प्रकृति असममित है। हिमालय के इस भाग का क्रोड ग्रेनाइट का बना है। यह श्रृंखला हमेशा बर्फ से ढकी रहती है तथा इसमें बहुत सी हिमानियों का प्रभाव होता है। किससे बना होता है? क्रोड ग्रेनाइट का बना है। महान हिमालय में पाए जाने वाली हिमानियों तथा दर्रों के नाम भारत के उन राज्यों के नाम जहां ऊपर दिए गए ऊंचे शिखर स्थित है। हिमाद्री के दक्षिण में स्थित श्रृंखला सबसे अधिक असम है एवं हिमाचल या निम्न हिमालय के नाम से जानी जाती है। अब ये नीचे वाली की बात कर रहा है, ऊपर वाली की बात होगी है महान हिमालय की, अब ये नीचे वाली की बात कर रहा है ना। हिमाद्री के दक्षिण में स्थित श्रृंखला सबसे अधिक असम है एवं हिमाचल या निम्न हिमालय के नाम से जानी जाती है। इन श्रृंखलाओं का निर्माण मुख्यतः अत्यधिक संपीड़ित तथा पर्वतीय शैलों से हुआ है। इनकी ऊंचाई 3700 मीटर से 4500 मीटर के बीच तथा औसत ऊंचाई चौड़ाई 50 किलोमीटर है। 3700 से 45 और चौड़ाई 50 किलोमीटर। संपीड़ित एवं पर्वतीय शैलों से हुआ है। हिमाचल, असम एवं हिमाचल यह निम्न हिमालय के नाम से जानी जाती है। जबकि पीर पंजाल श्रृंखला सबसे लंबी तथा सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला है। धौलाधर एवं महावर श्रृंखलाएं भी महत्वपूर्ण है। इस श्रृंखला में कश्मीर की घाटी तथा हिमाचल के कांगड़ा एवं कुल्लू की घाटी स्थित है। इस क्षेत्र को पहाड़ी नगरों के लिए जाना जाता है। दोबारा से ले लेते हैं भाई। बात कर रहा है ये जो महान हिमालय है उसके नीचे वाली। हिमाद्री के दक्षिण में स्थित श्रृंखला सबसे अधिक असम है एवं हिमाचल या निम्न हिमालय के नाम से जानी जाती है। इन श्रृंखलाओं का निर्माण मुख्यतः अत्यधिक संपीड़ित या परिवर्तित शैलों से हुआ है। क्वेश्चन कैसे हैं? कथन कारण बढ़ाएंगे, बताइए निम्नलिखित में कौन से कथन सत्य है। अगर ये तथ्य याद होंगे तभी तो कर पाएंगे। अत्यधिक संपीड़ित या पर्वतीय शैलों से हुआ है। इनकी ऊंचाई 3700 मीटर से 4500 मीटर के बीच तथा औसत ऊंचाई 50 किलोमीटर है। 3700 से 4500। से 4500। जबकि पीर पंजाल श्रृंखला सबसे लंबी तथा सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला है। पीर पंजाल धौलाधर वो ये पूछेगा, ये बताइए पीर पंजाल श्रृंखला कौन से हिमालय में मिलती है? निम्न हिमालय में। धौलाधर एवं महावर श्रृंखला भी महत्वपूर्ण है। इसी श्रृंखला में कश्मीर की घाटी तथा हिमाचल के कांगड़ा एवं कुल्लू की घाटी स्थित है। इस क्षेत्र को पहाड़ी नगरों के लिए जाना जाता है। एटलस से मसूरी, नैनीताल एवं रानीखेत की स्थिति देखें तथा उन राज्यों का नाम लिखें जहाँ वे स्थित है। हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को शिवालिक कहा जाता है। जैसे कि ये हिमालय है, ये ऊपर वाली पढ़ रही श्रृंखला पढ़ है ना, ये नीचे वाली पढ़ ली, अब ये लास्ट के पढ़ रहे हैं। यानी कि अगर नीचे से ऊपर जाए ना तो पहली पढ़ रहे हैं और ऊपर से नीचे आए ना तो 3rd नंबर की पढ़ रहे हैं। ये देख, ये जो हिमालय ये 3 पर्वत श्रृंखलाओं में बटा हुआ है।
ऐसे सबसे जो ऊंची है उसकी ज़्यादा ऊंचाई है, वो नीचे है तो उसकी कम ऊंचाई है, इसकी और भी कम ऊंचाई है। तो ये है शिवालिक श्रेणी। और जास्कर श्रेणी, लद्दाख श्रेणी। आगे चलते हैं। काराकोरम, केटू, नंगा पर्वत। काराकोरम, नंगा पर्वत, लद्दाख, जास्कर, चोचिला, शिवालिक, कामेट, नंदा देवी, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, कालू, एवरेस्ट पर्वत, कंचनजंगा, बूमला, डाफला, बामडीला, लाला तो सब धर रहे हैं। नागा श्रेणी, पटकाई बूम, नामचा बरुआ। कंचनजंगा और एवरेस्ट के बीच में मकालू, अन्नपूर्णा, धौलागिरी, नंदा देवी, अराकापोसी 77-88। इधर कितना है? नामचा बरुआ 77-56। ठीक। हिमालय की सबसे भारी श्रृंखला को शिवालिक कहा जाता है। इनकी चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर है, 10 से 50, तथा ऊंचाई 9 से 1100 मीटर के बीच है। ये श्रृंखलाएं उत्तर में स्थित मुख्य हिमालय की श्रृंखलाओं से नदियों द्वारा लाई गई है, असंपीड़ित अवसादों से बनी है। ये घाटियाँ बजरी तथा जलोढ़ की मोटी परत से ढकी हुई है। निम्न हिमाचल तथा शिवालिक के बीच में स्थित लंबवत घाटी को दून के नाम से जाना जाता है। निम्न हिमाचल तथा शिवालिक के बीच इस लंबा घाटी को दून के नाम से जाना जाता है। कुछ प्रसिद्ध दून देहरादून, कोटली ने पाटलिपुत्र को चुना चुका है। दून पाए जाते हैं। निम्न हिमाचल तथा शिवालिक के बीच में स्थित लंबवत घाटी को दून के नाम से जाना जाता है। ये हिमालय पर्वत है ना, तो इसमें क्या दे रखा है? पर्वत श्रेणी दे रखी है ऊंचाई से। ठीक है। देहरादून, कोटली दून एवं पाटली दून। निम्न हिमाचल तथा शिवालिक के बीच में स्थित लंबवत घाटी को दून के नाम से जाना जाता है। शिवालिक कहा जाता है। इनकी चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर तथा ऊंचाई 900 से 1100 मीटर के बीच है। ये श्रृंखलाएं उत्तर में स्थित मुख्य हिमालय श्रृंखलाओं से नदियों द्वारा लाई गई असंपीड़ित अवसादों से बनी है। ये घाटियाँ बजरी तथा जलोढ़ की मोटी परत से ढकी हुई है। निम्न हिमाचल तथा शिवालिक के बीच में स्थित लंबवत घाटी को दून के नाम से जाना जाता है। कुछ प्रसिद्ध दून देहरादून, कोटली दून तथा पाटली दून है।
भारत। एक है ना। फिर दूसरा नंबर कहाँ है, ये एरिया नदियाँ। फिर ये बड़ा एरिया है ना। फिर थर्ड नंबर कहाँ है, ये एरिया प्रायद्वीपीय। प्रायद्वीपीय। फिर भारतीय महामरुस्थल, अरावली श्रेणी है ना। ये जो गहरा गहरा सा है ना, यहाँ पे डोंगर है, यहाँ पर पर्वत है। फिर पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट ये एरिया, मालाबार तट ये है। मालाबार तट पाया जाता है पूर्वी तट में या फिर पश्चिम तट में, पश्चिमी तट में। लक्षद्वीप, अनाई मलाई या अनाई मूडी 2695। कार्डमम पहाड़ियाँ, लक्षद्वीप भारत। अनाई मलाई ये क्वेश्चन आ चुका है। अनाई मूडी चोटी पाई जाती है, अनाई मलाई। अनाई मलाई, अनाई मूडी। इससे ये पता नहीं चल रहा है कौन है, तमिलनाडु में या फिर केरल में है ना। अनाई मलाई और अनाई मूडी। मालाबार तट इधर है भाई, ध्यान रखना। फिर पूर्वी घाट हो गया, पश्चिम घाट हो गया, नीलगिरी पहाड़ियाँ यहाँ है। कावेरी नदी ये जारी, कावेरी नदी ऐसे है ये, जैसे कि ये यूँ बह रही है। आई बात समझ में। फिर है कृष्णा नदी। ठीक भाई, कृष्णा नदी जब, कृष्णा नदी किस प्रकार से बह रही है, इसका अपवाह क्षेत्र कैसे है। इसका अपवाह क्षेत्र शायद 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 इसमें कंफ्यूज है यार अपन। शायद है ना, सुन मेरी बात, ये यूं ही बह रही है भाई, ऐसे ऐसे। ये इधर नहीं जा रही है क्योंकि ये पर्वत है। अब भाई ऊंचाई में थोड़ी बहेगी नदी, नदी तो ऊंचाई से नीचे की ओर बहती है। अब ये गहरा गहरा सा दिख रहा है जो पर्वत है ये। ठीक, हाँ सही है। वो नदियों का भी क्रम पूछ लेता है कि बताइए निम्नलिखित को दक्षिण से उत्तर की ओर जाते हुए व्यवस्थित कीजिए। कावेरी है ना दक्षिण में, कावेरी, कावेरी के बाद में कृष्णा, और कृष्णा के ऊपर है गोदावरी। गोदावरी का काफ़ी एरिया है यार। ये देख गोदावरी है पूरी, ये इधर से आ रही है और ये इधर से आ रही है और ये इधर से आ रही है, और ये गोदावरी का बहुत बड़ा एरिया है भाई। तापी नदी, तापी नदी तो ये है, तापी नदी, तापी नदी तो ये है, ये तो इधर से यो बह रही है। गैप है ना इसमें, पहाड़ी नहीं है। और नर्मदा नदी, नर्मदा नदी, नर्मदा नदी किधर से किधर की ओर बह रही है, शायद पता नहीं यार नर्मदा नदी का। नर्मदा नदी शायद यूँ तो नहीं बह रही है, यूँ नर्मदा सतपुड़ा और विंध्य श्रेणी के मध्य में बहती है नर्मदा नदी। महानदी, गिर श्रेणी, अरावली श्रेणी। ठीक, अरावली श्रेणी। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली इधर डोंगर नहीं है क्या यार, कैसे होगा डोंगर तो।
सिंधु नदी, सतलज, रावी, झेलम, सिंधु नदी। शिवालिक, जास्कर, लद्दाख, काराकोरम। सोन नदी, छोटा नागपुर का पठार। महानदी, महानदी। फिर उत्तरी सरकार, महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी चोटी यहाँ है भाई, महेंद्रगिरी। 1501, छत्तीसगढ़। महानदी, ये जो पीड़ा पीड़ा सा है ना, यहाँ पे क्या है कि पर्वत, यहाँ पर चोटी वगैरह नहीं है, प्लेन मैदान है, इस वजह से नदी इधर ही बहती है। और ये देख गोदावरी नदी भी, ये जो चोटी, ये पर्वत है ना, वहाँ से निकल के आ रही है, ऐसे ऐसे। ये गोदावरी नदी, कृष्ण नदी। उत्तरी सरकार। जब कामेरी, कामेरी के ऊपर है कृष्णा, कृष्णा के ऊपर गोदावरी, है ना। कावेरी, कावेरी कृष्णा, कृष्णा के ऊपर गोदावरी, फिर गोदावरी के ऊपर महानदी। छोटा नागपुर का पठार। चल आगे चलते हैं। 1200 से ऊपर ज़्यादा गहरा है तो वहाँ ऊंचाई ये है। 600 से 1200 कम गहरा, 300 से 600, 0 से 300 पर्वत श्रेणी, यानी कि ज़्यादा गहरा है वह ज़्यादा ऊंचाई है। कहाँ थे अपन? देहरादून, कोटलीदून एवं पाटलीदून। इस उत्तर दक्षिण के अतिरिक्त हिमालय को पश्चिम से पूरब तक स्थित क्षेत्रों के आधार पर भी विभाजित किया गया है। इन वर्गीकरण को नदी घाटियों की सीमाओं के आधार पर किया गया है। उदाहरण के लिए सतलज एवं सिंधु के बीच स्थित हिमालय के भाग को पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। मतलब दोबारा से देखते हैं ना। इस उत्तर दक्षिण के अतिरिक्त हिमालय को पश्चिम से पूरब तक स्थित क्षेत्रों के आधार पर भी विभाजित किया गया है। इन वर्गीकरण को नदी घाटियों की सीमाओं के आधार पर किया गया है, पश्चिम से पूरब। उदाहरण के लिए सतलज व सिंधु के बीच स्थित हिमालय के नाम को पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। वो पूछ लेगा ऐसे, ये बताइए पंजाब हिमालय पाया जाता है सतलज एवं सिंधु के बीच। लेकिन पश्चिम से पूर्व तक क्रम से इसे कश्मीर तथा हिमाचल नाम के हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। सतलुज तथा काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को कुमायूं हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। सतलुज तथा काली, कुमायूं। काली तथा तिस्ता नदियाँ नेपाल हिमालय का एवं तिस्ता तथा दिहांग नदियाँ असम हिमालय का सीमांकन करती है। हिमालय के कुछ क्षेत्रीय पता कीजिए। ब्रह्मपुत्र हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है। दिहांग महाकड़गार्ज के बाद हिमालय दक्षिण की और एक तीखा मोड़ बनाते हुए भारत की पूर्व सीमा के दिहांग यानी महाकड़गार्ज के बाद हिमालय दक्षिण की ओर एक तीखा मोड़ बनाते हुए भारत की पूर्वी सीमा के साथ फैल जाता है। इन्हें पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ियाँ तथा पर्वत श्रृंखलाओं के नाम से जाना जाता है। ये पहाड़ियाँ उत्तर पूर्वी राज्यों से होकर गुजरती है तथा मजबूत बलुआ पत्थरों जो अपसादी शैल से बनी है।
किसकी बात है? पूर्वांचल, ये पूर्वी पहाड़ियाँ तथा पर्वत श्रृंखलाओं के नाम से जाना जाता है। ये पहाड़ियाँ उत्तर पूर्वी राज्यों से होकर गुजरती है, गारो खासो जयंती है ना। तथा मजबूत बलुआ पत्थरों जो अपसादी शैल है से बनी है। बलुआ पत्थरों किससे? अपसादी शैल। ये घने जंगलों से ढकी है तथा अधिकतर समानांतर श्रृंखलाओं एवं घाटियों के रूप में फैली है। पूर्वांचल में पटकाई, भीम, नागा, मिजो तथा मणिपुर पहाड़ियाँ शामिल हैं। हिमालय पर्वत, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है 8,848। कहाँ है? नेपाल में। कंचनजंगा भारत में 8,598। यहाँ से क्वेश्चन ऐसे देगा कि बताइए निम्नलिखित में कौन सी चोटी भारत में है, या फिर निम्नलिखित को ऊंचाई के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। नेपाल, भारत। लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन है ना ऐसे आते हैं कथन वाले कि याद है तो कर पाएंगे, अगर याद है तो नहीं कर पाएंगे। जैसे कि बताइए निम्नलिखित कौन से कथन सही है। हिमालय की सबसे भारी श्रृंखला को शिवालिक कहा जाता है। इनकी चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर तक है और ऊंचाई 900-1100 मीटर के बीच है। बताइए कौन से कथन सत्य है। ऐसे भारत, कंचनजुंगा मकालू नेपाल में है 8,481। धौलागिरी भी नेपाल में है। फिर नंगा पर्वत भारत में है। अन्नपूर्णा नेपाल है। नंदा देवी भारत है। कामेट भारत है। नामचा बरुआ भारत है। जब भारत में कौन कौन सी है? एक तो नामचा बरुआ है, कामेट है 7756। ये दोनों की एक है, कामेट के नामचा बरुआ की 7756। नंदा देवी भारत है ना, और नंगा पर्वत भी भारत है। इसके बाद में माउंट एवरेस्ट, फिर एक कंचनजुंगा है। कंचनजुंगा, नंगा पर्वत, नंदा देवी, कामेट और नामचा बरुआ। कौन कौन से हैं? हिमालय पर्वत श्रृंखला, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान और द्वीप समूह। जब फर्स्ट पे तो हो गया कौन सा, इसमें दे रखा है, ये देखिए फर्स्ट तो एरिया ये वाला है ना, और सेकंड पे कौन सा है? उत्तरी मैदान और प्रायद्वीपीय पठार। उत्तरी मैदान और प्रायद्वीपीय पठार। उत्तरी मैदान आ गया ये, उत्तरी मैदान और प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार आ गया भाई 30 थर्ड नंबर पर ये प्रायद्वीपीय पठार। फिर भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान और द्वीप समूह। ठीक, आगे चलते हैं। उत्तरी मैदान। उत्तरी मैदान 3 प्रमुख नदी प्रणाली सिंधु, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों से बना है। यह मैदान जलोढ़ मृदा से बना है। किससे? जलोढ़। लाखों वर्षों में हिमालय के गिरिपाद में स्थित बहुत बड़े बेसिन द्रोणी में जलोढ़ों का निक्षेप हुआ है, जिससे इस उपजाऊ मैदान का निर्माण हुआ है। इसका विस्तार 7 लाख वर्ग किमी क्षेत्र पर है। 7 लाख। यह मैदान लगभग 2400 किलोमीटर लंबा एवं 240 से 320 किलोमीटर चौड़ा है। यह सघन जनसंख्या वाला भौगोलिक क्षेत्र है। समृद्ध मृदा आवरण, पर्याप्त पानी की उपलब्धता एवं अनुकूल जलवायु के कारण कृषि की दृष्टि से भारत का अत्यधिक उपजाऊ क्षेत्र है। दोबारा से ले लेते हैं। यह मैदान जलोढ़ मृदा से बना है। लाखों वर्षों में हिमालय के गिरिपाद में स्थित बहुत बड़े बेसिन
यानी द्रोणी में जलोढ़ों का निक्षेप हुआ, जिससे इस उपजाऊ मैदान का निर्माण हुआ। इसका विस्तार 7 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र पर है। 7 लाख। यह मैदान लगभग 2400 किलोमीटर लंबा एवं 240 से 320 किलोमीटर चौड़ा है। 2400 है ना, और 240 से 320 किलोमीटर चौड़ा है। यह सघन जनसंख्या वाला भौगोलिक क्षेत्र है। समृद्ध मृदा आवरण, पर्याप्त पानी की उपलब्धता एवं अनुकूल जलवायु के कारण कृषि की दृष्टि से यह भारत का अत्यधिक उत्पादक क्षेत्र है। उत्तरी पर्वतों में आने वाली नदियाँ निक्षेपण कार्य में लगी है। निक्षेपण, नदी के निचले भागों में ढाल कम होने के कारण नदी की गति कम हो जाती है, जिससे परिणामस्वरूप नदी द्वीपों का निर्माण होता है। ये नदियाँ अपने निचले भाग में गाद एकत्र हो जाने के कारण बहुत सी धाराओं में बढ़ जाती है। इन धाराओं को वितरिकाएँ कहा जाता है। दो आब करते हैं दो नदियों के बीच का भाग। दो आब दो शब्दों से मिलकर बना है, दो तथा आब अर्थात पानी। इस प्रकार पंजाब भी दो शब्दों से मिलकर बना है, पंच का अर्थ है हाथ तथा आब का अर्थ है पानी। दो आब, दो तथा आब अर्थात पानी। उत्तरी मैदान को मोटे तौर पर 3 उपवर्गों में विभाजित किया गया है। उत्तरी मैदान के पश्चिम भाग को पंजाब का मैदान कहा जाता है। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों के द्वारा बनाए गए इस मैदान का बहुत बड़ा भाग पाकिस्तान में स्थित है। उत्तरी मैदान को मोटे तौर पर 3 उपवर्गों में विभाजित किया गया है। उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग को पंजाब का मैदान कहा जाता है। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों के द्वारा बनाए गए इस मैदान का बहुत बड़ा भाग पाकिस्तान में स्थित है। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियाँ झेलम है, चिनाब है, रावी है, ब्यास तथा सतलुज हिमालय से निकलती है। झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज। झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज हिमालय से निकलती है। मैदान के इस भाग में दोआबों की संख्या बहुत अधिक है। गांव के मैदान का विस्तार घग्गर तथा तीस्ता नदियों के बीच है। गंगा के मैदान का विस्तार आएगा ये क्वेश्चन। यहाँ से कैसे भी किसी प्रकार से क्वेश्चन उठा के दे सकता है वो, कि गंगा के मैदान का विस्तार किन नदियों के बीच स्थित है? घग्गर और तीस्ता। यह उत्तरी भारत, हिमालय, दिल्ली, हरियाणा, दिल्ली, हरियाणा, दिल्ली। गंगा के 2 बार देख यार कुछ, ये उत्तरी भाग को 2 बार ही देख ले। उत्तरी मैदान 3 प्रमुख नदी प्रणालियों सिंधु, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों से बना है। यह मैदान जलोढ़ मृदा से बना है। लाखों वर्षों में हिमालय के गिरिपाद में स्थित बहुत बड़े बेसिन द्रोणी में जलोढ़ों का निक्षेप हुआ है, जिससे इस उपजाऊ मैदान का निर्माण हुआ है। इसका विस्तार 7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर है। यह मैदान लगभग 2400 किलोमीटर लंबा एवं 240 से 320 किलोमीटर चौड़ा है। यह सघन जनसंख्या वाला भौगोलिक क्षेत्र है। समृद्ध मृदा आवरण, पर्याप्त पानी की उपलब्धता एवं अनुकूल जलवायु के कारण कृषि की दृष्टि से भारत का अत्यधिक उत्पादक क्षेत्र है। उत्तरी पर्वतों से आने वाली नदियाँ निक्षेपण कार्य में लगी है। नदी के निचले भागों में ढाल कम होने के कारण नदी की गति कम हो जाती है, जिसके परिणामस्वरूप नदी द्वीपों का निर्माण होता है। ये नदी अपने निचले भाग में गाद एकत्र हो जाने के कारण बहुत सी धाराओं में बट जाती है। इन धाराओं को वितरिकाएँ कहा जाता है। दो आप किसे कहते हैं? ठीक है, दो का अर्थ मतलब है दो शब्दों से मिलकर बना है, दो तथा आब अर्थात पानी।
उत्तरी मैदान को मोटे तौर पर 3 उपवर्गों में विभाजित किया गया है। उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग को पंजाब का मैदान कहा जाता है। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों के द्वारा बनाए गए इस मैदान का बहुत बड़ा भाग पाकिस्तान में स्थित है। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियाँ झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज हिमालय से निकलती है। ठीक है ना, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज। मैदान के इस भाग में दोआबों की संख्या बहुत अधिक है। गंगा के मैदान का विस्तार घग्गर तथा तीस्ता नदियों के बीच है। गंगा का मैदान घग्गर तथा तीस्ता यह उत्तरी भारत में हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के कुछ भाग तथा पश्चिम बंगाल में फैला है। ब्रह्मपुत्र का मैदान इसके पूर्व विशेषकर असम में स्थित है। उत्तरी मैदानों की व्याख्या सामान्यतः इसके उच्चावचों में बिना किसी विविधता वाले समतल स्थल के रूप में की जाती है। यह सही नहीं है। इन विस्तृत मैदानों की भौगोलिक आकृतियों में भी विविधता है। आकृति विभिन्नता के आधार पर उत्तरी मैदानों को 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है। आकृति विभिन्नता के आधार पर उत्तरी मैदानों को 4 भागों में। नदियाँ पर्वतों से नीचे उतरते समय शिवालिक की ढाल पर 8 से 16 किलोमीटर के चौड़ी पट्टी में गुटिका का निक्षेपण करती है। इसे भावर के नाम से जाना जाता है। 1 मिनट यहाँ से ले। उत्तरी मैदानों की व्याख्या सामान्यतः इसके उच्चावचों में बिना किसी विविधता वाले समतल स्थल के रूप में की जाती है। यह सही नहीं है। इन विस्तृत मैदानों की भौगोलिक आकृतियों में भी विविधता है। आकृति भिन्नता के आधार पर उत्तरी मैदानों को 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है। कितने भागों में? 4 भागों में। नदियाँ पर्वतों से नीचे उतरते समय शिवालिक की ढाल पर 8 से 16 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी में गुटिका का निक्षेपण करती है। गुटिका पर्वतों से उतरते समय शिवालिक की ढाल पर 8 से 16 किलोमीटर के चौड़ी पट्टी में गुटिका का निक्षेपण करती है। गुटिका मतलब इसे भावर के नाम से जाना जाता है। भावर। गंगा के मैदान का विस्तार है ना, यहाँ से लेते हैं। गंगा के मैदान का विस्तार घग्गर तथा तीस्ता नदियों के बीच है। यह उत्तरी भारत में हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के कुछ भाग तथा पश्चिम बंगाल में फैला है। ब्रह्मपुत्र का मैदान इसके पूर्व विशेषकर असम में स्थित है। उत्तरी मैदानों की व्याख्या सामान्यतः उसके उच्चावचों में बिना किसी विविधता वाले समतल स्थल के रूप में की जाती है। यह सही नहीं है। इन विस्तृत मैदानों की भौगोलिक आकृतियों में भी विविधता है। आकृति विभिन्नता के आधार पर उत्तरी मैदानों को 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है। समझ में नहीं आ रही है बात? लाइन की लाइन उठा के देगा वो। गंगा के मैदान का विस्तार किन किन नदियों के मध्य स्थित है? घग्गर तथा तीस्ता। यह उत्तरी भारत में हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के कुछ भाग तथा पश्चिम बंगाल में फैला है। ब्रह्मपुत्र का मैदान इसके पूर्व विशेषकर असम में स्थित है। उत्तरी मैदानों की व्याख्या सामान्यतः उसके उच्चावचों में बिना किसी विविधता वाले समतल स्थल के रूप में की जाती है। यह सही नहीं है। इन विस्तृत मैदानों की भौगोलिक आकृतियों में भी विविधता है। आकृति भिन्नता के आधार पर उत्तरी मैदानों को 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है। नदियाँ पर्वतों से नीचे उतरते समय शिवालिक की ढाल पर 8 से 16 किलोमीटर के चौड़ी पट्टी में गुटिका का निक्षेपण करती है। उत्तरी मैदानों की व्याख्या सामान्यतः इसके उच्चावचों में बिना किसी विविधता वाले समतल स्थल के रूप में की जाती है। यह सही नहीं है। इन विस्तृत मैदानों की भौगोलिक आकृतियों में विविधता है। आकृति
विभिन्नता के आधार पर उत्तरी मैदानों को 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पूछ लेगा वो, ये बताइए उत्तरी मैदानों को कितने भागों में बांटा जा सकता है? 2, 3, 4, 5। 4। नदियाँ पर्वतों से नीचे उतरते समय शिवालिक की ढाल पर 8 से 16 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी में गुटिका का निक्षेपण करती है। इसे भाबर के नाम से जाना जाता है। भाबर और भाकर अलग अलग हैं। सभी सरिताएं इस भाबर पट्टी में विलुप्त हो जाती है। इस पट्टी के दक्षिण में ये सरिताएं एवं नदियाँ पुनः निकल आती है एवं नम तथा दलदली क्षेत्र का निर्माण करती है, जिसे तराई कहा जाता है। यह वन्य प्राणियों से भरा घने जंगलों का क्षेत्र था। बंटवारे के बाद पाकिस्तान से आए शरणार्थियों को कृषि योग्य भूमि उपलब्ध कराने के लिए इस जंगल को काटा जा चुका है। इस क्षेत्र के दूधवा राष्ट्रीय पार्क की स्थिति ज्ञात कीजिए। उत्तरी मैदान का सबसे विशालतम भाग पुराने जलोढ़ का बना है। सबसे विशालतम भाग पुराने जलोढ़ का बना है। ये नदियों के बाढ़ वाले मैदान के ऊपर स्थित है तथा वेदिका जैसी आकृति प्रदर्शित करती है। इस भाग को भांगर के नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र की मृदा में चूनेदार निक्षेप पाए जाते हैं, जिसे स्थानीय भाषा में कंकड़ कहा जाता है। बाढ़ वाले मैदानों के नए तथा युवा निक्षेपों को कादर कहा जाता है। दोबारा से ना, उत्तरी मैदान का सबसे विशालतम भाग पुराने जलोढ़ का बना है। वे नदियों के बाढ़ वाले मैदान के ऊपर स्थित है तथा वेदिका जैसी आकृति प्रदर्शित करते हैं। इस भाग को भांगर के नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र की मृदा में चूनेदार निक्षेप पाए जाते हैं, जिसे स्थानीय भाषा में कंकड़ कहा जाता है। इसको तो ऐसे ही याद कर सकते हैं। देखें, भांगर भा से बाटा यानी कि कंकड़। बाढ़ वाले मैदानों के नए तथा युवा निक्षेपों को खादर कहा जाता है। इनका लगभग प्रत्येक वर्ष पुनर्निर्माण होता है, इसलिए उपजाऊ होते हैं तथा गहन खेती के लिए आदर्श होते हैं। जब इसको ऐसे कर सकते हैं ना, भांगर का तो हो गया भाटा यानी कि पत्थर को देसी भाषा में भाटा ही बोलते हैं ना। तो ये कंकड़ है ना भाई, भांगर भाटा, ठीक है। और खादर जैसे कि नए निक्षेप, यानी कि खाद में जो फसल करते हैं ना, फसल में खाद देने पर फसल बढ़िया होती है ना, तो वो ऐसे ही है। खादर से खाद, इसकी विशेषता क्या है? उपजाऊ। ऐसे याद कर सकते हैं। खादर खाद की वजह से उपयोगी है फसल के लिए, तो ये उपजाऊ होते हैं तथा गहन खेती के आदर्श हैं। खादर और भांगर भाटा, ठीक है, किससे बने होते हैं? पुराने जलोढ़। और ये वाला है ना, ये कौन सा? ये भावर है। ये भावर वो है जैसे कि नदी आ रही है और नदी ये यहाँ पे विलीन हो गई, ठीक है ना, और आगे जाके निकल रही है, तो इस एरिया को भावर पट्टी में विलुप्त हो जाती है। ठीक, तराई में कोई समस्या नहीं है। प्रायद्वीपीय पठार, मिजो पहाड़ियाँ। ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, जहाँ लोगों का निवास है। उत्तरी मैदान, ये शायद चने की फसल की जा रही है, चने की।
7 लाख। 2400। 240 से 320। और हिमालय पर्वत आगे चलते हैं ना। प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार एक मेज की आकृति वाला स्थल है। मेज की आकृति वाला स्थल है जो पुराने क्रिस्टलीय, आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों से बना है। आई बात समझ में? पुराने क्रिस्टलीय, आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों से बना है। यह गोंडवाना भूमि के टूटने एवं अपार के कारण बना था तथा यही कारण है कि यह प्राचीनतम भूभाग का एक हिस्सा है। इस पठार विभाग में चौड़ी तथा छिछली घाटियाँ, एक गोलाकार पहाड़ियाँ हैं। इस पठार के दो मुख्य भाग मध्य उच्च भूमि तथा दक्कन का पठार दोबारा से हैं। प्रायद्वीप पठार। प्रायद्वीप पठार एक मेज की आकृति वाला स्थल है जो पुराने क्रिस्टलीय, आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों से बना है। यह गोंडवाना भूमि के टूटने एवं अपवाह के कारण बना है तथा यही कारण है कि यह प्राचीनतम भूभाग का एक हिस्सा है। इस पठार भाग में चौड़ी तथा छिछली घाटियाँ एवं गोलाकार पहाड़ियाँ हैं। चौड़ी तथा छिछली घाटियाँ तथा गोलाकार पहाड़ियाँ। इस पठार के दो मुख्य भाग हैं, मध्य उच्च भूमि तथा दक्कन का पठार। ये बताइए, मध्य उच्च भूमि किस स्थल का भाग है, मैदान का या फिर प्रायद्वीप पठार का? प्रायद्वीपीय पठार का मध्य उच्च भूमि है ना, दक्कन का पठार। नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीप पठार का वह भाग जो कि मालवा के पठार के अधिकतर भागों पर फैला है उसे मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। विंध्य श्रृंखला दक्षिण में सतपुड़ा श्रृंखला तथा उत्तर पश्चिम अरावली से घिरी है। विंध्य श्रृंखला दक्षिण में सतपुड़ा श्रृंखला तथा उत्तर पश्चिम में अरावली से घिरी है। पश्चिम में यह धीरे धीरे राजस्थान के कई बलुई तथा पथरीले मरुस्थल से मिल जाता है। इस क्षेत्र में बहने वाली नदियाँ चंबल, सिंध, बेतवा, कैन दक्षिण और पश्चिम है ना, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ बहती है। यानी कि ये दक्षिण हो गया, ये पश्चिम हो गया है ना। तो किधर बहती है? उत्तर पूर्व की ओर। तो उत्तर पूर्व की यानी कि दक्षिण, पश्चिम, उत्तर और पूर्व, यानी यूँ बहती है। ठीक, इस प्रकार वे इस क्षेत्र के ढाल को दर्शाती है। मध्य उच्च भूमि पश्चिम में चौड़ी लेकिन पूर्व में संकीर्ण है। मध्य उच्च भूमि पश्चिम में चौड़ी लेकिन पूर्व में संकीर्ण है। इस पठार के पूर्वी विस्तार को स्थानीय रूप से बुंदेलखंड तथा बघेलखंड के नाम से जाना जाता है। बुंदेलखंड और बघेलखंड पूर्वी विस्तार को, इसके और पूर्व के विस्तार को दामोदर नदी द्वारा अपवाहित छोटा नागपुर पठार दर्शाता है। मध्य उच्च भूमि पश्चिम में चौड़ी लेकिन पूर्व में संकीर्ण है। इस पठार के पूर्वी विस्तार को स्थानीय रूप से बुंदेलखंड तथा बघेलखंड के नाम से जाना जाता है। इसके और पूर्व के विस्तार को दामोदर नदी द्वारा अपवाहित छोटा नागपुर पठार दर्शाता है। मध्य उच्च भूमि पश्चिम में चौड़ी प्रायद्वीपीय पठार कौन सा है भाई? पहले प्रायद्वीपीय पठार को देख। कौन सा नंबर का है प्रायद्वीपीय पठार? 3 नंबर। ये प्रायद्वीपीय पठार ही तो है भैया पूरा।
देख, ये ये तो पूर्वी पश्चिम तट हो गए, यहाँ से लेके ये गया पूरा, है ना, इधर ये गया, ये प्रादीपीय पठार ये पूरा। आई बात समझ में? हाँ, सही है। बुंदेलखंड तथा बघेलखंड के नाम से जाना जाता है। इसके और पूर्व के विस्तार को दामोदर नदी द्वारा अपवाहित छोटा नागपुर पठार दर्शाता है। दक्षिण का पठार एक त्रिभुजाकार भूभाग है जो नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। उत्तर में इसके चौड़े आधार पर सतपुड़ा की श्रृंखला है। दक्षिण का पठार एक त्रिभुजाकार भूभाग है। अब वो क्या पूछेगा? वो ये पूछेगा, ये बताइए दक्षिण का पठार किस प्रकार का है? वृत्ताकार, त्रिभुजाकार, विषमकोणिक, वगैरह वगैरह। त्रिभुजाकार, जो नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। उत्तर में इसके चौड़े आधार पर सतपुड़ा की श्रृंखला है, जबकि महादेव, कैमूर की पहाड़ियाँ तथा मेकाल श्रृंखला इसके पूर्वी विस्तार हैं। यार ये मामला गोल करेगा भाई, क्योंकि वो किसी भी प्रकार से पूछ सकता है। जैसे कि देखे, दक्षिण का पठार किस प्रकार का है? त्रिभुजाकार भूभाग है जो नर्मदा के दक्षिण में स्थित है। जो किस नदी के दक्षिण में है? नर्मदा के। यहाँ पर नर्मदा नदी के दक्षिण में कौन सा पठार स्थित है? दक्षिण का पठार। उत्तर में इसके चौड़े आधार पर सतपुड़ा की श्रृंखला है, जबकि महादेव, कैमूर की पहाड़ियाँ तथा मेकाल श्रृंखला इसके पूर्वी विस्तार हैं। भारत के भौतिक मानचित्र पर इन पहाड़ियों एवं श्रृंखलाओं की स्थिति को ज्ञात करें। दक्षिण का पठार पश्चिम में ऊंचा एवं पूर्व की ओर कम ढाल वाला है। आई बात समझ में? यहाँ ऊंचा है और इधर नीचा है। इस पठार का एक भाग उत्तर पूर्व में भी देखा जाता है। उत्तर पूर्व में भी, उत्तर और पूर्व में भी देखा जाता है, देखा जाता है, जिससे स्थानीय रूप में मेघालय तथा कार्बी एंगलोंग पठार तथा उत्तर कचार पठार पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। मेघालय, अब वो क्या पूछेगा? वो ये पूछेगा, ये बताइए मेघालय किसका एक भाग है? दक्षिण के पठार का, दक्षिण का पठार। ठीक, मेघालय कार्बी एंगलोंग पठार, मेघालय कार्बी एंगलोंग पठार तथा उत्तर कचार पहाड़ी, मेघालय कार्बी एंगलोंग पठार तथा उत्तर कचार पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। यह एक भ्रंश के द्वारा छोटा नागपुर पठार से अलग हो गया है। पश्चिम से पूर्व की ओर 3 महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं गारो, खासी तथा जयंतियाँ हैं। ठीक है, मेघालय कार्बी एंगलोंग पठार तथा उत्तर कचार पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। यह एक भ्रंश के द्वारा छोटा नागपुर पठार से अलग हो गया है। पश्चिम से नहीं, ये पश्चिम से पूर्व की ओर 3 महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं गारो, खासी तथा जयंतियाँ हैं। दक्षिण के पठार के पूर्वी तथा पश्चिम सिरे पर पूर्वी एवं पश्चिमी सिरे पर क्रमशः से पूर्वी तथा पश्चिमी घाट स्थित है। पूर्वी और पश्चिम सिरे पर क्रमशः से पूर्वी तथा पश्चिम घाट स्थित है। पश्चिम घाट पश्चिमी तट के समानांतर स्थित है। ये सतत है तथा उन्हें केवल दर्रों के द्वारा ही पार किया जा सकता है। पश्चिम घाट
ये अभी इसकी बात कर रहा है, ये जो सार है ना, ये हो गया पश्चिम घाट और ये हो गया पूर्वी घाट। पश्चिम घाट पश्चिम तट के समानांतर स्थित है, ये सतत है तथा उन्हें केवल दर्रों के द्वारा ही पार किया जा सकता है। भारत के भौतिक मानचित्र में थाल घाट, बौर घाट, पाल घाट की स्थिति ज्ञात करें। ठीक है भाई, थाल घाट, बौर घाट और पाल घाट, ये यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। बताइए थाल घाट, बौर घाट, पाल घाट है, यहाँ पर कोई एक आ जाएगा। पश्चिम घाट पूर्वी घाट की अपेक्षा ऊंचे हैं। पूर्वी घाट के 600 मीटर की औसत ऊंचाई की तुलना में पश्चिम घाट की ऊंचाई 900 से 1600 मीटर है। पूर्वी घाट का विस्तार महानदी घाटी से दक्षिण में नीलगिरी तक है। पूर्वी घाट का विस्तार सतत नहीं है, ये अनियमित है एवं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों ने इनको काट दिया है। पश्चिम घाट में पर्वतीय वर्षा होती है। किसमें? पश्चिम घाट में। यह वर्षा घाट के पश्चिम ढाल पर आर्द्र हवा से टकराकर ऊपर उठने के कारण होती है। पश्चिम घाट में पर्वतीय वर्षा होती है जबकि पूर्वी घाट में पर्वतीय वर्षा नहीं होती है। यह वर्षा घाट के पश्चिम ढाल पर आर्द्र हवा के टकराकर ऊपर उठने के कारण होती है। पश्चिम घाट को विभिन्न स्थानीय नामों से जाना जाता है। पश्चिम घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती जाती है। ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर। ठीक है। इस भाग के शिखर ऊंचे हैं जैसे कि अनाईमुड़ी 2695 मीटर तथा डोडा बेटा 2633 मीटर। आई बात समझ है? पश्चिमी घाट में है और ये क्वेश्चन आ चुका है। अनाईमुड़ी है, डोडा बेटा है, अनाईमुड़ी 2695, ठीक, तथा डोडा बेटा 2633, 2695, 2633। किस घाट में है? पश्चिमी घाट। ये वाला, ये इधर वाला। पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर महेंद्रगिरी 1500 मीटर है। पूर्वी घाट के दक्षिण पश्चिम में सेवराय तथा जावेड़ी की पहाड़ियाँ स्थित है। उडमंगडलम जैसे ऊटी के नाम से जाना जाता है। जिसे, अच्छा बताइए ऊटी को किस नाम से जाना जाता है? उडगमंडलम। तथा यहाँ कोडई इनाल जैसे प्रसिद्ध पहाड़ी नगरों की स्थिति मानचित्र में ज्ञात कीजिए। प्रांतीय पठार की एक विशेषता यहाँ पाई जाने वाली काली मृदा है जिसे दक्कन ट्रैप। बताइए दक्कन ट्रैप किस नदी को कहा गया है? दक्कन ट्रैप के नाम से भी जाना जाता है। इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी से हुई है। दक्कन ट्रैप किस मिट्टी को कहा जाता है? काली मृदा। दक्कन ट्रैप कहाँ पाई जाती है? प्रायद्वीपीय पठार में। ज्वालामुखी से हुई है इसलिए इसके सेल आग्नेय है। वास्तव में इन सेलों का समय के साथ अपरदन हुआ है जिससे काली मृदा का निर्माण हुआ है। अब अरावली की पहाड़ियाँ प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिमी एवं उत्तर पश्चिमी किनारे पर स्थित है। ये बहुत अधिक अपरदित एवं खंडित पहाड़ियाँ हैं। ये गुजरात से लेकर दिल्ली तक दक्षिण पश्चिम एवं उत्तर पूर्व दिशा में फैली है। क्वेश्चन है अभी है सब। भारतीय मरुस्थल, इसको ही देख पहले यार। प्रायद्वीपीय पठार इसकी बात आ रही है। ये इधर ऊंचाई बढ़ती जाती है इसकी, है ना, उत्तर से दक्षिण की ओर। पश्चिम साइड ऊंचा है, इधर नीचा है और दर्रों के द्वारा ही इसे पार किया जा सकता है। ये नदियाँ सब इधर बहती है। इसका हिस्सा यहाँ तक है अरावली श्रेणी, ठीक है ना। अरावली श्रेणी दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व यानी कि इस प्रकार है। और छोटा नागपुर पठार से ये एक भ्रंश के कारण अलग होता है ना। इसके बाद में
ये भी इसका हिस्सा है। ये गारो खासी जयंतिया, ठीक, प्रादीप्य पठार का। उत्तरी सरकार गोदावरी, अनाईमलाई अनाईमोड़ी 2695। इस पठार के दो मुख्य भाग हैं, मध्य उच्च भूमि तथा दक्कन का पठार। मालवा के पठार के अधिकतर भागों पर फैला है, उसे मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। विंध्य श्रृंखला दक्षिण में सतपुड़ा श्रृंखला तथा उत्तर पश्चिम अरावली से घिरी है। विंध्य श्रृंखला दक्षिण में सतपुड़ा श्रृंखला तथा उत्तर पश्चिम में अरावली से घिरी है। पश्चिम में यह धीरे धीरे राजस्थान के बलुई तथा पथरीले मरुस्थल से मिल जाता है। इस क्षेत्र में बहने वाली नदियाँ चंबल, सिंध, बेतवा तथा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ बहती है। चंबल, सिंध, बेतवा तथा कैम। मध्य उच्च भूमि पश्चिम में चौड़ी लेकिन पूर्व में संकीर्ण है। इस पठार के पूर्वी विस्तार को स्थानीय रूप से बुंदेलखंड तथा वघेलखंड के नाम से जाना जाता है। इसके और पूर्व के विस्तार को दामोदर नदी द्वारा अपवाहित छोटा नागपुर पठार दर्शाता है। दक्षिण का पठार एक त्रिभुजाकार भूभाग है जो नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। उत्तर में इसके चौड़े आधार पर सतपुड़ा की श्रृंखला है, जबकि महादेव, कैमूर की पहाड़ियाँ तथा मेकाल श्रृंखला इसके पूर्वी विस्तार हैं। भारत के भौतिक मानचित्र पर इन पहाड़ियों एवं श्रृंखलाओं की स्थिति ज्ञात करें। दक्षिण का पठार पश्चिम में ऊंचा एवं पूर्व की ओर कम ढाल वाला है। दक्षिण का पठार, इस पठार का एक भाग उत्तर पूर्व में भी देखा जाता है, जिसे स्थानीय रूप में मेघालय या कार्बी एंग्लोंग पठार तथा उत्तर कचार पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। थालघाट, बोरघाट तथा पालघाट की स्थिति ज्ञात करें। शायद पश्चिमी घाट में ये थाल घाट, बोरघाट और पालघाट। पश्चिम घाट पूर्वी घाट की अपेक्षा ऊंचे हैं। पूर्वी घाट 600 मीटर की औसत ऊंचाई की तुलना में पश्चिम घाट की ऊंचाई है 900 से 1600 मीटर। पश्चिम घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती जाती है। इस भाग के शिखर ऊंचे हैं, जैसे कि अनाईमुड़ी 2695 और दोदा बेटा यानी कि दादा बेटा 2633। तो अनाईमुड़ी 2695, दोदा बेटा 2633 और शिखर महेंद्रगिरी 1500 मीटर। ऊटी कोई उडगम मंडलम के नाम से जाना जाता है। प्रादीप पठार की एक विशेषता यहाँ पाई जाने वाली काली मृदा है, जिसे दक्कन ट्रैप भी आ चुका है क्वेश्चन। दक्कन ट्रैप के नाम से किस मिट्टी को जाना जाता है जिससे काली मृदा का निर्माण हुआ? अरावली की पहाड़ियाँ प्रादीप पठार के पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम किनारे पर स्थित है। ये बहुत अधिक अप्रदित एवं खंडित पहाड़ियाँ हैं। ये गुजरात से लेकर दिल्ली तक दक्षिण पश्चिम एवं उत्तर पूर्व दिशा में फैली है। अब है भारतीय मरुस्थल। अरावली पहाड़ी के पश्चिम किनारे पर थार का मरुस्थल स्थित है। यह बालू के टिब्बों से ढका एक तरंगित मैदान है। इस क्षेत्र में प्रतिवर्ष 150 मिमी से कम वर्षा होती है। इस शुष्क जलवायु वाले क्षेत्र में वनस्पति बहुत कम है। वर्षा ऋतु में भी कुछ सरिताएं दिखती है और उसके बाद वे बालू में ही विलीन हो जाती है। पर्याप्त जल नहीं मिलने से समुद्र तक नहीं पहुंच पाती। केवल लूनी ही इस क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी है। लूनी, ये क्वेश्चन आ चुका है, देखिए। बरकान, अर्धचंद्राकार बालू का टीला। ये बताइए अर्धचंद्राकार बालू का टीला किसे कहा गया है? बरकान का विस्तार बहुत अधिक क्षेत्र पर होता है, लेकिन लंबवत टीले भारत पाकिस्तान सीमा के समीप प्रमुखता से पाए जाते हैं। यदि आप जैसलमेर जाए तो बरकान के समूह देख सकते हैं।
लूनी, बरकान, जैसलमेर चाहें तो, भारतीय मरुस्थल। ठीक। तटीय मैदान, प्रांतीय पठार के किनारों संकीर्ण तटीय पट्टियों का विस्तार है। यह पश्चिम में अरब सागर से लेकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक विस्तृत है। तटीय मैदान, तटीय मैदान इनकी बात हो रही है अब, इनकी तटीय मैदान। प्रांतीय पठार के किनारे संकीर्ण तटीय पट्टियों का विस्तार है। यह पश्चिम में अरब सागर से लेकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक विस्तृत है। पश्चिम तट पश्चिमी घाट तथा अरब सागर के बीच स्थित एक संकीर्ण मैदान है। इस मैदान के 3 भाग हैं। तट के उत्तरी भाग को कोंकण, बम्बई तथा गोवा, मध्य भाग को कन्नड़ मैदान एवं दक्षिण भाग को मालाबार तट कहा जाता है। ठीक। तटीय मैदान, प्रांतीय पठार के किनारों संकीर्ण तटीय पट्टियों का विस्तार है। यह पश्चिम में अरब सागर से लेकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक विस्तृत है। पश्चिम तट पश्चिमी घाट तथा अरब सागर के बीच स्थित एक संकीर्ण मैदान है। पश्चिम घाट तथा अरब सागर के बीच स्थित एक संकीर्ण मैदान है। ठीक है ना। इस मैदान के 3 भाग हैं। सुन मेरी बात, ये इसकी बात कर रहा है, देख। ये है ना, ये बीच में जो ये कैप सा है ना, ये वाला मैदान और ये वाला मैदान, आई बात समझ में। अरब सागर इधर है, कौन सा, बंगाल की खाड़ी। कोरोमंडल तट इधर है और मालाबार इधर है। मालाबार तट है पश्चिमी तट पर, कोरोमंडल पूर्वी। तट के उत्तरी भाग को कोंकण, बम्बई तथा गोवा, मध्य भाग को कन्नड़। दोबारा चले लें। प्रांतीय पे पठार के किनारे संकीर्ण तटीय पट्टियों का विस्तार है। यह पश्चिम में अरब सागर से लेकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक स्थित है। पश्चिम तट पश्चिमी घाट तथा अरब सागर के बीच, पश्चिम तट पश्चिमी घाट तथा अरब सागर के बीच स्थित एक संकीर्ण मैदान है। इस मैदान के 3 भाग हैं। तट के उत्तरी भाग को कोंकण, बम्बई तथा गोवा, मध्य भाग को कन्नड़ मैदान एवं दक्षिण भाग को मालाबार तट कहा जाता है। कोंकण, कन्नड़ मैदान और मालाबार तट। बंगाल की खाड़ी के साथ विस्तृत मैदान चौड़ा एवं समतल है। चौड़ा एवं समतल है। उत्तरी भाग में इसे उत्तरी सरकार कहा जाता है, जबकि दक्षिण भाग में कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। ये वाला उत्तरी सरकार कहा जाता है, जबकि दक्षिण भाग कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। बड़ी नदियाँ जैसे कि महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी इस तट पर विशाल डेल्टा का निर्माण करती है। किस पर, कोरोमंडल। चिल्का झील पूर्वी तट पर स्थित एक महत्वपूर्ण भू लक्षण है। तटीय मैदान, ये चावल की रोपाई कर रहे हैं। ठीक, बालिकाएं चावल लगा रही है अपने पिताजी के साथ, और ये शायद पानी भरा हुआ है। चिल्का झील भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। यह ओडिशा में महानदी डेल्टा के दक्षिण में स्थित है। ओडिशा में महानदी डेल्टा के दक्षिण में स्थित है। ठीक, खारे पानी की, मीठा पानी नहीं है भाई। ओडिशा में महानदी डेल्टा के दक्षिण में स्थित है। द्वीप समूह है।
आप पहले ही देख चुके हैं कि भारत का मुख्य स्थल भाग अत्यधिक विशाल है। इसके अतिरिक्त भारत में 2 द्वीपों का समूह भी स्थित है। क्या आप इन द्वीप समूह को पहचान सकते हैं? एक द्वीप, एक द्वीप। केरल के मालाबार तट के पास स्थित लक्षद्वीप की स्थिति को ज्ञात कीजिए। द्वीपों का यह समूह छोटे प्रवाल द्वीपों से बना है। पहले इनको लक्षद्वीप, मिनिकॉय तथा एविन द्वीप के नाम से जाना जाता था। लक्षद्वीप, मिनिकॉय तथा एविन द्वीप। केरल के मालाबार तट के पास स्थित लक्षद्वीप की स्थिति को ज्ञात कीजिए। मालाबार तट कहाँ है? केरल के पास है। भाई समझ में? लक्षद्वीप की स्थिति को ज्ञात कीजिए। द्वीपों का यह समूह छोटे प्रवाल द्वीपों से बना है। पहले इनको लक्षद्वीप, मिनिकॉय तथा एविन द्वीप के नाम से जाना जाता था। 1973 में इनका नाम लक्षद्वीप रखा गया। यह 32 वर्ग किलोमीटर के छोटे से क्षेत्र में फैला है। कावारत्ती द्वीप लक्षद्वीप का प्रशासनिक मुख्यालय है। ये क्वेश्चन आया था भाई। अगर आप कावारत्ती जाना चाहते हो तो किस द्वीप पे जाएंगे? लक्षद्वीप। कावारत्ती द्वीप लक्षद्वीप का प्रशासनिक मुख्यालय है। इस द्वीप समूह पर पादप तथा जंतु के बहुत से प्रकार पाए जाते हैं। पीठली द्वीप जहाँ मनुष्य का निवास नहीं है, पीठली द्वीप है भाई। वहाँ एक पक्षी अभ्यारण्य है। अब बंगाल की खाड़ी में उत्तर से दक्षिण की तरफ पहले द्वीपों की श्रृंखला की ओर ध्यान दीजिए। ये अंडमान एवं निकोबार द्वीप है। यह द्वीप समूह आकार में बड़े संख्या में बहुत तथा बिखरे हुए हैं। यह द्वीप समूह मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है, उत्तर में अंडमान तथा दक्षिण में निकोबार। आई बात समझ में? उत्तर में कौन सा है? अंडमान, दक्षिण में निकोबार, अंडमान निकोबार। यह माना जाता है कि यह द्वीप समूह निमज्जित पर्वत श्रेणियों के शिखर है। निमज्जित मतलब यह माना जाता है कि यह द्वीप समूह है निमज्जित पर्वत श्रेणियों के शिखर है। यह द्वीप समूह देश की सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह द्वीप समूह देश की सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण। इन द्वीप समूह में पाए जाने वाले पादप एवं जंतुओं में बहुत अधिक विविधता है। यह द्वीप विषुवत वृत्त के समीप स्थित है एवं यहाँ की जलवायु विषुवतीय है तथा यह घने जंगलों से आच्छादित है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के बैरन द्वीप पर स्थित है। बैरन द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान तथा निकोबार। विभिन्न भूआकृति विभागों पर विस्तृत विवरण प्रत्येक विभाग की विशेषता स्पष्ट करता है, परंतु यह स्पष्ट है कि ये विभाग एक दूसरे के पूरक हैं और वे देश को प्राकृतिक संसाधनों में समृद्ध बनाते हैं। उत्तरी पर्वत जल एवं वनों के प्रमुख स्रोत है। उत्तरी मैदान देश के अन्न भंडार है। इसने प्राचीन सभ्यताओं के विकास को आधार मिला है। उत्तरी पर्वत जल एवं वनों के प्रमुख स्रोत है। उत्तरी मैदान देश के अन्न भंडार है, जो प्राचीन सभ्यताओं के विकास को आधार मिला है। पठारी भाग खनिजों के भंडार है, जिसने देश के औद्योगिकरण में विशेष भूमिका निभाई है। तटीय क्षेत्र मत्स्य और पोष संबंधी क्रियाकलापों के लिए उपयुक्त स्थान है। इस प्रकार देश की विविध भौतिक आकृतियाँ भविष्य में विकास की अनेक संभावनाएं प्रदान करती है। अब है अभ्यास। एक स्थलीय भाग जो तीनों ओर से समुद्र से घिरा हो। द्वीप। एक स्थलीय भाग जो तीनों ओर की बात कर रहा है। द्वीप जैसे कि ये द्वीप है, इसमें तो चारों ओर ही जल हो गया, तीनों ओर से प्रायद्वीप है। भारत के पूर्वी भाग में म्यांमार की सीमा का निर्धारण करने वाले पर्वतों का संयुक्त नाम। सीमा का निर्धारण करने वाले पर्वतों का संयुक्त नाम
हिमाचल, पूर्वांचल, उत्तराखंड। हिमाचल, उत्तराखंड, पूर्वांचल। एक स्थलीय भाग जो तीन ओर से समुद्र से घिरा हो। प्रायद्वीप भारत के पूर्वी भाग में म्यांमार की सीमा का निर्धारण करने वाले पर्वतों का संयुक्त नाम। पूर्वी भाग में म्यांमार की सीमा का निर्धारण करने वाले पर्वतों का संयुक्त नाम। संयुक्त नाम ये यही है, पूर्वांचल। गोवा के दक्षिण में स्थित, बना के दिया है क्वेश्चन, पूर्वांचल। गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिम तटीय पट्टी, जब ये वो है कौन सा, उत्तरी सरकार, कोंकण। गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिम तटीय पट्टी। कोरोमंडल तो पूर्वी तट में है। गोवा के पास में कोंकण ही है। गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिम तटीय पट्टी। कोंकण से नीचे है, कन्नड़ तो भाषा है। गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिम तटीय पट्टी। अरे देख यार, ये कोंकण है ये, ठीक। मालाबार तट और बता दो, देख सुन मेरी बात। पश्चिम तटीय कहाँ है हमें, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान, एरिया। तट के उत्तरी भाग को, है ना, इस मैदान के 3 भाग है। तट के उत्तरी भाग को कोंकण, बम्बई तथा गोवा। मध्य भाग कन्नड़ है भाई, हाँ, मध्य भाग को कन्नड़ एवं दक्षिणी भाग को मालाबार तट। कोंकण, कन्नड़, मालाबार। कोंकण, कन्नड़, मालाबार तट, पश्चिम तट की बात है, ठीक है। जब गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिम तटीय पट्टी, जब गोवा का वो है ना, वो तो कोंकण ही है, लेकिन दक्षिण की पूछ रहा है तो ये कन्नड़ आएगा। पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर, पूर्वी घाट का बावर क्या है, पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है, पूर्वी घाट का, जब कंचनजंगा, अनाईमुडी, पूर्वी घाट, ये तो पश्चिम का है। महेंद्रगिरी या प्रकाशी सर्वोच्च शिखर, यार ये देखते हैं। पूर्वी पश्चिम तट किधर है, तटीय मैदान, है ना। उत्तरी सरकार कहा जाता है, इसके बाद में इसमें दे ही नहीं रखा है यार। उत्तरी सरकार कहा जाता है, जबकि दक्षिण भाग कोरमंडल, चल नक्शे में होगा, है ना, ये एरिया। अनाईमुडी, अनाईमुडी ये तो पश्चिम में है। अब उत्तरी सरकार, कोरमंडल तट, यहाँ पर गारो खासी जयंती वगैरह होगा, है ना। चलते हैं। पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर है, पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर शायद महेंद्रगिरी होगा या प्रकाशी, पता नहीं, है ना। भावर क्या है, हिमालय के 3 प्रमुख विभागों के नाम उत्तर से दक्षिण के क्रम में बताइए। हिमालय के 3 प्रमुख विभागों के नाम उत्तर से दक्षिण के क्रम में बताइए। अरावली और विंध्याचल की पहाड़ियों में कौन सा पठार स्थित है। भारत के उन द्वीपों के नाम बताइए जो प्रवाल भित्ति के हैं। निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट कीजिए। बागर और खादर, पूर्वी घाट तथा पश्चिम घाट। निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट कीजिए। बागर और खादर, पूर्वी घाट तथा पश्चिम घाट।
बावर क्या है? हिमालय के 3 प्रमुख विभागों के नाम उत्तर से दक्षिण के क्रम में बताइए। अरावली और विंध्याचल की पहाड़ियों में कौन सा पठार स्थित है? भारत के उन द्वीपों के नाम बताइए जो प्रवाल भित्ति के हैं। आएगा यस क्वेश्चन। बावर क्या है? हिमालय के 3 प्रमुख विभागों के नाम उत्तर से दक्षिण के क्रम बताइए। महान हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक। अरावली और विंध्याचल की पहाड़ियों में कौन सा पठार स्थित है? भारत के उन द्वीपों के नाम बताइए जो प्रवाल भित्ति के हैं। लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार। बागर और खादर, पूर्वी घाट तथा पश्चिम घाट। भारत के प्रमुख भू-आकृति विभाग कौन से हैं? हिमालय क्षेत्र तथा प्रायद्वीप पठार को चौबीस लक्षणों में क्या अंतर है? भारत के उत्तरी मैदान का वर्णन कीजिए। निम्नलिखित पर सचिव टिप्पणी लिखिए। मध्य हिमालय, मध्य उच्च भूमि भारत के द्वीप समूह हैं। मिलते हैं नए वीडियो में। ठीक, ये नहीं पढ़ा यार। प्रवाल पॉलिप्स कम समय तक जीवित रहने वाले सूक्ष्म प्राणी हैं जो कि समूह में रहते हैं। इनका विकास छिछले तथा गर्म जल में होता है। इनसे कैल्शियम कार्बोनेट का स्राव होता है। प्रवाल स्राव पर प्रवाल अस्थियां टीले के रूप में निक्षेपित होती है। ये मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: प्रवाल रोधिका, तटीय प्रवाल भित्ति, प्रवाल वलय द्वीप। ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बेयर रीफ प्रवाल रोधिका का अच्छा उदाहरण है। प्रवाल वलय द्वीप गोलाकार तथा हार्सोसु आकार वाले रोधिका होते हैं। गोलाकार या हार्सोसु आकार वाले प्रवाल रोधिका। तटीय प्रवाल भित्ति, फिर प्रवाल वलय द्वीप। ठीक, 1973 32। द्वीपों का यह समूह छोटे प्रवाल द्वीपों से बना है। लक्ष्य मालाबार के तट के पास स्थित लक्षद्वीप की स्थिति। लक्षद्वीप मिनिकॉय तथा एमान द्वीप के नाम से जाना जाता था। 1973 में इनका नाम लक्षद्वीप रखा गया। लक्षद्वीप है। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।